दिन हज़रात वक्त बदलने से, ज़माने गुज़र गए, हालात बदलने से जो मजाक है पढ़ाई का, जो भी ज़हनी तौर पर तब्दीलियाँ आती हैं ज़माने के गुज़रने से, उनकी वजह से एक ऐसा अदारा मादूम हो गया जो पूरे मुल्क में इल्म की रोशनी फैलाता था और किसी को कानो कान ख़बर नहीं हुई, और उसका नाम था आना लाइब्रेरी। और आज तक किसी मुहक्किक ने तहकीक करते हुए कि हमारे यहाँ जो ज़रा सा ज़वाल पैदा हुआ है अदब के हवाले से, किताबों के हवाले से, वो इसलिए भी नमूदार हुआ है कि मुल्क में आना लाइब्रेरियाँ नहीं रहीं। तब हर मोहल्ले में, हर गली में एक आना लाइब्रेरी हुआ करती थी, और वहाँ पे न सिर्फ ये कि पुरानी किताबें ज़ाहिर पुरानी हो जाती थी, तब एक आना जब वो कायम हुई तो एक आना डेली उसका किराया था किताब का। जब मैंने जाना शुरू किया तो 4 आने हो चुका था, और मैं उनको बुक शॉप्स में इसलिए मैंने इंक्लूड किया है कि वहाँ 20वीं सदी वो शमा और उसके अलावा इब्न सफ़ी की जासूसी दुनिया, तब वो इलाहाबाद से निकलता था, बाद में कराची आ गया, ये भी फ़रोख्त होते थे दूसरे रसालों के अलावा। तो पूरा अदब जो है उर्दू अदब, मैंने उन आना लाइब्रेरी को तुफ़ैल पढ़ा, और हमारे बराबर में लक्ष्मी मेंशन के साथ ही बीरन रोड भी थी, वहाँ 2 आना लाइब्रेरियाँ थी, 2 आना नहीं यानी 2 आना लाइब्रेरियाँ थी, और दोनों खोखे से हुआ करते थे। और वहाँ से ए हमीद थे, वहाँ पे बेदी थे, मतलब पूरा उर्दू अदब मैंने उन आना लाइब्रेरी को तुफ़ैल पढ़ा। और एक ज़माना वो भी आया कि वो दूर से कहते थे कि भाई कोई नई किताब नहीं आई, और उन ज़मानों में भी जब हम दीमक की तरह चाटते थे किताबों को, कुछ ऐसे मुसन्निफ़ीन थे जिनको आज बहुत कम लोग जानते हैं, जिन्होंने मदद की हमारी कि वो हमारी मुताले की आदत को तसलसल में रख सकें। मसलन एक साहब एम असलम थे, मामूली सही लिखा करते थे, लेकिन उन्होंने 150 नावल लिखे। रईस अहमद जाफरी ने लिखे, बेशुमार नावल लिखे। नसीम इजाज़ी तो बहुत हिट हुआ करते थे, बल्कि नसीम इजाज़ी की ताज़ा किताब आई तो पूरी रात पढ़ डाली, और अगले रोज़ वापस करने गया तो उसने इनकार कर दिया, कहने का तुमने पढ़ी नहीं, सिर्फ पैसे बचाने की खातिर एक दिन में ले आए हो कि 4 आने देने पड़े। मैंने कहा मुझसे पूछ लें, तो उसने एट रैंडम कोई सफ़ा मैंने पढ़ी थी तो मैंने उसका हवाला दे दिया। चुनांचे वहाँ पे, अच्छा एक और चीज़ मैं अर्ज़ कर दूँ, ये भी दुरुस्त है कि वहाँ कुछ शरारती किस्म की किताबें भी हुआ करती थी, और जो महल्ले की, मतलब उन दिनों ख़वातीन खूब पढ़ता है वगैरह ये सिलसिले थे, और ख़ासी फ्रस्ट्रेशन थी, तो वो छोटे भाई को भेज देती थी चिट पे लिख के, तो वो किताब आ जाती थी। उसमें कुछ ऐसी आज के मतलब हवालों से तो वो बहुत ही मासूम किताबें थी, लेकिन उन दिनों कदरे हिजान खेज थी, तो उनको छुपाया जाता था सराहने के नीचे। मेरा ख़्याल है कि ये जो टर्म है ना कि जी हमारी किताबें, वो पॉपुलर जो किताबें हैं सराहनों के नीचे मिलती हैं, ये उस अहद से मुतल्लिक। और एक राइटर होते थे, सूडोनाम था वही वहानवी, तिकडम उनकी एक किताब थी, और 3-4 इसी नौइयत की शरारती किताबें थी जो बहुत चलती थी। और बाद में मालूम हुआ कि क्योंकि बहुत अदबी किस्म का उनका अंदाज़ था कि शौकत थानवी साहब उनको लिखते हैं, क्योंकि पैसे काफ़ी मिलते थे। तो मुझे वकार साहब ने एक बात बताई, उन्होंने कहा कि वो डॉक्यूमेंट्री बना रहे थे फैज़ साहब के हवाले से, तो मालूम ये हुआ कि फैज़ साहब के गांव में भी, काला कादर में, मैं वहाँ पे गया था, मोस्ट प्रॉब्ली गांव में या सियालकोट में एक भाई साहब की लाइब्रेरी होती थी जो 1 आना किराया लेती थी, और ये वही आना लाइब्रेरी। और वहाँ उन्होंने दुनिया भर का अदब पढ़ डाला फैज़ साहब ने, और बल्कि एलिस फैज़ हमेशा उन पर शक करती थी कि ये क्या, आप कहते हैं कि मैं 8वीं जमात में पढ़ता था और शायरी को मैंने पढ़ा हुआ था, वर्dsworth को पढ़ा हुआ था, 8वीं जमात में कैसे पढ़ लिया। तो वो उनको बताया करते थे कि हमारे अहद में वो आना लाइब्रेरियाँ होती थी, और वहाँ से हम ये अदब की किताबें जो हैं हासिल करते थे। वो लाइब्रेरियाँ मादूब में हो गई, और दरिया था एक इल्म का, ठीक है कहीं कहीं से गदला था, लेकिन ज़्यादातर नीला था,
और उसमें मैं समझता हूँ कि कम अज़ कम मेरे ज़ौक़ की आबियारी तब की कि अगर वो ऐसा ना होता तो मैं खुश्क रह जाता और शायद मैं अदब ना लिखता। करना, शाया करना को डेफिनेट नहीं होता कि वो मुनाफा बख्श साबित हो। अक्सर घाटे का सौदा जो है वो साबित होता है, लेकिन चूँकि वो ख्वाब देखने वाले होते हैं इसलिए वो इस कारोबार को इख्तियार करते हैं। तो एक इसी नौइयत का नौजवान था, कौमी कुतुब खाने में काम करता था एज ए सेल्समैन कह लीजिए या उनके एक एडवाइज़र के तौर पे। पूरे पाकिस्तान की लाइब्रेरियों से शनासा था क्योंकि वो किताबें लेकर वहाँ पे जाता था। तो उसके दिल में ख्वाहिश थी कि मैं किताबें शाया करूँ। तो उसने सर्कुलर रोड पे एक छोटी सी दुकान ली और वहाँ से अशात का सिलसिला शुरू किया और ऐसी किताबें शाया की जो बहुत नायाब थी और बहुत से लोग उस पर शक करते थे कि ये अपना सरमाया डुबो देगा, जितने पैसे भी इसके पास हैं ये किताबें कौन ख़रीदेगा। लेकिन वो आगाह था कि इन किताबों की डिमांड है। मुझे याद है कि एक दफ़ा उन्होंने फसाना आज़ाद छापने का फ़ैसला किया। वो मालूम थी फसाना आज़ाद नहीं मिलती थी और जब उन्होंने ये किया तो उन्होंने अपना मोटरसाइकिल बेच दिया, स्कूटर वगैरह, क्योंकि काफ़ी लागत आती थी। 2 जिल्दें थी, इतनी ज़ख़ीम, और कीमत उसकी 500 रुपये थी। तो मुझे याद है कि मेरे एक पब्लिशर होते थे अल तहरीर के, खालिद सैफुल्लाह, जिन्होंने ओरिजिनली खुशबू छापी, लबैक छापी, सहरा नवर्द के खतूत छापी और मेरी उनदस में अजनबी छापी। तो उन्होंने मुझसे रब्ता किया। अब मैं बता देता हूँ कि वो ख्वाब देखने वाले नौजवान का नाम क्या था। उनका नाम था नियाज़ अहमद और उन्होंने संगे मील पब्लिकेशंस के नाम से ये अदारा कायम किया उस छोटी सी दुकान में। तो खालिद सैफुल्लाह ने मुझे कहा कि तुम नियाज़ को समझाओ, तुम्हारी वो किताबें छापते हैं, कि ये पागलपन है, फसाना आज़ाद कोई नहीं ख़रीदेगा, ये अपनी रकम डुबो देगा। लेकिन बाहर तो नियाज़ साहब के पास एक ख़ास सेंस थी। तो उन्होंने वो किताब छापी और उसके 3 एडिशन शाया हुआ। नियाज़ साहब में एक अजीब मोजज़ा सिफ्त थे, बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे तो नहीं थे, लेकिन वो किताब को देख के थोड़ी सी वर्क गर्दानी करके वो जान जाते थे कि ये अच्छी किताब है और ये फ़रोख्त हो सकती। उसके बाद वो मुंतकिल हुए एक बहुत ह्यूज जो शोरूम था, माशाल्लाह कारोबार में उनके बहुत तरक्की हुई। और मैं समझता हूँ कि जहाँ उनकी वो जो एक ख़ास फरासत थी किताब छापने की कि कौन सी किताब इस लायक है कि इसको छापा जा सके, वहाँ उनकी ईमानदारी भी थी। क्योंकि ओवरऑल यहाँ रॉयल्टी देने का रिवाज नहीं था। नियाज़ साहब पहले पब्लिशर थे जो बाकायदगी से रॉयल्टी देते थे। वो कहते थे कि अगर मुसन्निफ़ को रॉयल्टी ना दी जाए तो फिर कारोबार में बरकत नहीं होती। कुर्रतुल ऐन हैदर ने ख़ुद मेरे सामने इकरार किया कि यहाँ बहुत सारे लोग मेरी किताबें छापते हैं, मुझसे पूछते तक नहीं। ये नियाज़ साहब हैं पहले शख्स जिन्होंने मेरी किताबें छापी और मुझे दिल्ली में इनकी रॉयल्टी भिजवाई। मंटो साहब की बेटियां यहाँ पे मौजूद थीं, उन्होंने भी इसी बात का इकरार किया। चुनाचे ये जो उनकी रॉयल्टी देने वाली आदत थी, मेरा ख्याल है उनके लिए बहुत मुबारक साबित हुई। बल्कि एक छोटा सा इंसिडेंट है, क्योंकि मेरे तो बहुत ज़्यादा पुराने तल्लुकात हैं और शुरू से जब से मैं वहाँ से गया हूँ एज ऑथर, उसके बाद वापस नहीं आया, मेरे परमानेंट वही हैं। तो बहुत सारी बातें हो सकती थी। मतलब नाश्ता बड़ा ज़बरदस्त करवाते थे नियाज़ साहब अपने घर में, और वो ऐसा नाश्ता होता था कि जिसको अटेंड करने के लिए इंग्लैंड से, कनाडा से और हिंदुस्तान से बड़े बड़े अदीब आते थे। तो गोया एक बैनुल अक़वामी इज्तिमा, नाश्ता तो महज बहाना था, नियाज़ साहब के यहाँ हुआ करता था। तो शुरू में जब उन्होंने मेरी किताबें छापी और धड़ाधड़ छापी, मैं अगर सो कॉल्ड बेस्ट सेलर हूँ तो बुनियादी तौर पे संग मील की वजह से, जिस तरह उन्होंने मुझे प्रोजेक्ट किया या जिस तौर उन्होंने किताबें छापी। तो मैंने सजेस्ट किया बहुत सारे लोगों को, मसलन अब्दुल्ला हुसैन को सजेस्ट किया